नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज़ 100 से संजय बेडिया। दोस्तों, 2019 के चुनाव का आगाज हो गया है और सभी का ध्यान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो सबसे बड़ा दूसरा स्टेट है जहां 48 सीटें हैं, उस पर लगा हुआ है। मित्रों, हर चुनाव किसी न किसी पार्टी को या किसी न किसी नेता को इतना बड़ा कर देता है और किसी न किसी पार्टी को और किसी न किसी नेता को इतना छोटा कर देता है। उसका उदाहरण मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमने बहुत से अच्छे वक्ता देखे हैं, जैसे प्रमोद महाजन हुए, जैसे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हुए, मधु दंडवते हुए। शरद पवार भी अपने ज़माने के बहुत अच्छे वक्ता थे, पर आज उनकी बीमारी के कारण वह क्या कहते हैं लोगों को बहुत समझ में नहीं आता। उद्धव ठाकरे का भी हम एवरेज करें तो एक एवरेज वक्ता के रूप में उन्हें माना जाता है। गोपीनाथ मुंडे एक अच्छे वक्ता थे। ऐसे दौर में आज श्री राज ठाकरे एक बहुत अच्छे वक्ता बनकर महाराष्ट्र में छा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता कभी कभी कुछ गलती करते हैं और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जैसे कि 2014 के चुनाव के अंदर मनसे ने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर एक राजनीतिक गलती की थी और उनका खामियाजा पिछले 5 साल में उन्हें भुगतना पड़ा। जब पार्टी नई नई बनी थी तो उनके एमएलए भी चुनकर आए और उनके नगर सेवक भी महाराष्ट्र में चुनकर आए। तो ये फेस हर नेताओं के साथ होता है, पर इस बार अगर हम बहुत सही से आकलन करें तो हमें यह समझ में आता है कि राज ठाकरे ने पिछले 5 साल में अपनी गलतियां सुधारने का काम किया है और बहुत ही एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होकर वह उभरे हैं। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी जो 2000 का जो चुनाव में जो भाषण दे रहे थे और 2019 के भाषण में बहुत फर्क है। जब आदमी एक विरोध के स्वर में बात करता है और एक सत्ता पक्ष की बात करता है तो उसका स्वर बदली हो जाता है। बड़े ही सॉफ्ट तरीके से 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, लोगों को पसंद आ रहा था। पर इस चुनाव में अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा उनका भाषण लाउड होते जा रहा है और लाउड होने के कारण वह श्रोताओं पर इंपैक्ट नहीं हो रहा। इसी के विपरीत वेस्ट बंगाल चले जाएं, दीदी, उनके भाषण में भी वही चिल्लाना ज़्यादा, मुद्दे कम। मायावती का एक नपातुला भाषण होता है, अखिलेश का एक नपातुला भाषण होता है। अगर किसी ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है इस चुनाव में तो बैरिस्टर ओवैसी का भी नाम अगर मैं लूं तो बहुत ही मुद्दे के साथ, बहुत ही पॉइंट के साथ वह अपनी बात रख रहे हैं। और जैसे कि मैंने राज ठाकरे जी के विषय में कहा कि राज ठाकरे जी भी बड़े संक्षेप में और बहुत ही प्लानिंग के साथ एक ऑडियो और वीडियो दिखाकर कि पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या कहा और उसके बाद क्या कहा, क्या किया, दोनों के रिजल्ट वो लोगों को दिखाते हैं। एक नए तरीके का प्रचार उन्होंने शुरू किया है। आज तक राजनीतिक इतिहास के अंदर पिछले जब से देश स्वतंत्र हुआ ऐसा देखा नहीं गया कि कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ती पर प्रचार कर रही है और उस प्रचार के अंदर
लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। आज तक कुछ मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने 11 सभाएं की है और 11 सभाओं का इम्पैक्ट इतना जोर से हुआ है कि महाराष्ट्र में वो बहुत ही एक उभरते नेता के तौर पर आगे आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं राज ठाकरे का प्रभाव पड़ना वाजिब लगता है, क्योंकि उनके हर विधानसभा में अगर मैं आपसे कहूं कि 20 से 30 हजार वोट, मतलब हर एक लोकसभा में 80,000, 70,000, 90,000 वोट हैं। और जो उनकी अब इमेज बनी है, एग्रेसिव नेता की जो एक इमेज बनी है, जो मुद्दों का भाषण करती है, तो ये वोट कहीं ना कहीं स्विंग होंगे बीजेपी शिवसेना से, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मार शिवसेना पर पड़ेगा, क्योंकि जो भी हैं वो इनके साथ मराठी वोटर्स हैं। तो इस समय के जो चुनाव हैं उसका परिणाम पहले जैसा नहीं होगा, ये तय है। दूसरी बात, मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी 2 सीटों पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा बीजेपी शिवसेना का। जो अभी तक के जो चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में कहीं भी आप देख रहे हैं कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि चुनाव को एक त्यौहार के जैसे मनाया जाता है, पर किसी को उत्साह नहीं है। जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं वही लगे हुए हैं। तो मित्रों, एक तो वक्ता होना, एक अलग प्रकार का प्रचार करना और सारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में वीडियो ऑडियो दिखाकर समझाना, तो यह जो रणनीति इन्होंने तैयार की है, तो इससे मनसे का कहीं ना कहीं फायदा होते दिख रहा है। मतलब मैं ये कहूं कि इस लोकसभा को बिगड़ चुनाव लड़े, बिगड़ एमपी लाए, किसी भी पार्टी को राज ठाकरे की परमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो ही प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रकार की राजनीति का एक नया स्वरूप हमें देखने मिल रहा है। अगर हम राज ठाकरे के पीछे कई दिनों से, कई सालों से अगर उनकी शैली, उनके जो भाषण देने की शैली है उस पर अगर हम गौर करें, तो वो डिप्टो बाला साहब ठाकरे की कॉपी करते थे। वैसे ही बाला ठाकरे जैसे चुटकुले करते हैं, वैसे ही बीच बीच में चुटकुले करते थे। वैसे ही एग्रेसिवली एक भाषण करते थे। पर उसके बाद के जो चुनाव आए उसमें कहीं उनका भाषण मुद्दे से भटक रहे थे। जब उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। पर इस चुनाव में जो वो भाषण कर रहे हैं वो मुद्दे के साथ एक दिशा दिखाते हैं, और वह अपने स्टैंड पर से कभी भी आगे पीछे नहीं हुए कि मुझे जो करना है मराठी बंधुओं के लिए करना है, उनको नौकरी के लिए करना है। वह बीच में एक उत्तर भारतीयों की सभा में भी गए और उन्होंने कहा, इसमें हमारी क्या गलती कि यूपी की सरकार और बिहार की सरकार आप लोगों को नौकरी नहीं देती, तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए। मैं मेरे मराठी लोगों के लिए लड़ूंगा और उन्हें काम मिले, नौकरी मिले। तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं मराठी मानुस के दिल में घर करता है। शिवसेना ने जैसे चुनाव के पहले 5 साल, 4.5 साल मैं तलाक लूंगी, मैं तलाक लूंगी, मैं तलाक लूंगी की धमकी दी, और वापस जाकर शादी कर ली बीजेपी से, तो इससे भी मराठी मानुस बड़ा कमिटेड होता है और बड़ा मासूम होता है अपने दिल से, और वह दिल से सोचता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी नाराज होंगे जो दोहरी नीति शिवसेना की थी और राज एक नीति लेकर काम कर रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुंबई में भी बीजेपी शिवसेना की सीटें कम होगी, महाराष्ट्र में भी कम होगी,
और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर मन से एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इस लोकसभा में भी आप देखिएगा इनके जो लाख वोट जो हैं वह कई लोगों का हार या कई लोगों की जीत तय करेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आप लोगों के सुझाव मुझे मिलते रहते हैं, मेरी कुछ गलती हो वो भी मुझे मेल द्वारा बताएं। आपका दोस्त संजय बेड़िया, नमस्कार, गुड नाइट।